हेलो साथियों, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन गुप्ता क्लासेस में। दोस्तों, हमारी सीरीज फिजिक्स की चल रही है जो चैप्टर वाइज चल रही है। ठीक है, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के क्रम में दोस्तों आज का हमारा सीरीज है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करें। ठीक है, जिससे मैं कोई भी वीडियो आपको डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी स्थिर वस्तु की स्थिति स्थित रहने या गतिशील वस्तु की उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मतलब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिशील है तो गतिशील रहेगी, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, वेग, बल, संवेग और जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गति अवस्था में रहना चाहती है, तो यह प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, यह प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी और किस मतलब सारी मतलब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, मतलब जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। ऑप्शन है पहला आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है जॉर्ज डाल्टन और चौथा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, इन्होंने ही जड़त्व का नियम दिया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन हमारा है न्यूटन की गति के प्रथम नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जब बंदूक से गोली चढ़ती है छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है। ठीक है, तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, मतलब जैसे आप दीवार पे थप्पड़ लगाते हैं तो मतलब जितनी जोर से लगाते हैं तो दीवार भी आपको उतनी ही बल से आपको चोट करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूटन की गति के तृतीय नियम से होता है। ठीक है, तो बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, ठीक है, तो बंदूक पीछे की ओर धक्का लगाती है, मतलब जो व्यक्ति बंदूक चलाएगा उसको पीछे की ओर एक बल लगता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और उसी तरह जैसे जब आप नाव नदी के किनारे है और आप जब नदी से कूदते हैं बाहरी तरफ तो नदी जो नाव है वो पीछे की ओर चली जाती है। तो ये भी दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम होगा। और आप दीवार पे थप्पड़ लगाते हैं तो दीवार भी आपको उतने ही बल से थप्पड़ लगाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों न्यूटन की गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है। ऑप्शन हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, समीकरण एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम, चौथा है डी ऑप्शन है चतुर्थ नियम। ठीक है, चौथा नियम। तो एफ इक्वल टू एम में न्यूटन के द्वितीय नियम का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम ये दोस्तों हमें बल का सूत्र देता है। ठीक है, बल का सूत्र देता है। ठीक है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ बल इक्वल टू एम ए, मतलब द्रव्यमान गुणे संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, को हम लोग बल बोलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो बल का सूत्र देता है, न्यूटन का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। ठीक है, और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है दोस्तों, तो यह दोस्तों बल की प्रकृति के बारे में बताता है। न्यूटन का तृतीय नियम, ठीक है, ये बल की प्रकृति के बारे में बताता है। तो दोस्तों बल के तृतीय नियम के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, बल का मतलब बल के तृतीय नियम का मुख्य आपको एग्जाम में अगर बल के तृतीय नियम का एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, तो आपको वहाँ से चोट से संबंधित एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जैसे चोट का कम लगना या अधिक लगना, ये न्यूटन के द्वितीय नियम के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद से चोट अधिक लगता है। ठीक है, गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगता है, मतलब जब आप गद्दे पे गिरेंगे तो आपको चोट कम लगेगा, फर्श पे आप गिरेंगे तो चोट अधिक लगेगा। ठीक है, ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है, क्यों कि ताकि चोट कम लगे। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे न्यूटन के द्वितीय नियम से मतलब चोट का कम या ज़्यादा लगना, व्यक्ति को चोट का कम या ज़्यादा लगना, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से।
न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है। और न्यूटन का द्वितीय नियम बल का सूत्र देता है, प्रथम नियम बल का परिभाषा देता है, ठीक है। और तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम बल की प्रकृति के बारे में बताता है, ठीक है। तो आगे जैसे जैसे इसके एग्जाम्पल आएंगे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना लगेगा? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे है जमीन से होने वाली दूरी, दूसरा ऑप्शन है वस्तु का वजन, तीसरा ऑप्शन है प्रयुक्त बल, चौथा ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो आपको कोई भी वस्तु अगर ज़मीन पे रखी हुई है, ठीक है, तो आप मतलब कोई भी वस्तु, मान लीजिए टेबल है, ठीक है, वो m द्रव्यमान का है और उसको आपको ज़मीन से h ऊंचाई तक उठाना है, तो इसमें आपको जो बल लगाना है वो कितना लगेगा? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। वस्तु का जितना वजन रहेगा उसी के हिसाब से मतलब उतना ही बल हमको लगाना पड़ेगा, तभी वो उठेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी हमारा हो जाता है। वस्तु के वजन के बराबर जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु आपसे या वो टेबल जो है वो आपसे नहीं उठेगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है, यह न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है? ठीक है दोस्तों, मतलब बल बराबर व विपरीत दिशा में लग रहा है तो यह न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन देख लेते हैं इसका दोस्तों। ऑप्शन ए है गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का प्रथम नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो वस्तुओं के मध्य बल बराबर और विपरीत दिशा में गति के तीसरे नियम के कारण लगता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे आप दीवार पे चोट करते हैं तो जितने बल से आप दीवार को चोट करेंगे दीवार भी आपको उतने बल से ही आपको भी चोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आंसर ए सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसकी न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक के पीछे, मतलब बंदूक से जब आप गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है आपको, मतलब जो भी व्यक्ति बंदूक चलाएगा। ठीक है, और पानी में तैरते समय जब हम पानी में तैरते हैं तो हम अपने द्वारा बल को, मतलब पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं। ठीक है, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। और जब हम नाव से कूदते हैं तो नाव का पीछे हटना, मतलब जैसे नदी किनारे अगर आप नदी के किनारे जैसे नाव पे आते हैं तो नाव से जब आप कूदते हैं तो नाव का थोड़ा पीछे हट जाना। ठीक है दोस्तों, ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। और चौथा और एक एग्जाम्पल दोस्तों, यहाँ पे जो रॉकेट का उड़ना है, ठीक है, ये दोस्तों ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रॉकेट का उड़ना दोस्तों ये संवेग संरक्षण के नियम से भी होता है। ठीक है, और उसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी लगता है। ठीक है, रॉकेट के उड़ने में। ठीक, ये दोस्तों न्यूटन के सारे एग्जाम्पल थे। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम के। नेक्स्ट पे चलते हैं, सारे एग्जाम्पल पूछे हुए हैं। ठीक है, मतलब एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में बल लगता है तो उसको वो न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एग्जाम्पल ये दे देंगे और पूछेगा कि ये न्यूटन के किस नियम की व्याख्या करता है। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कोई डाउट है तो उसको कमेंट में पूछें। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, जब एक सिटी बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, तो निम्न में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है हमारा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, बी है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, सी है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर ए है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, मतलब जब एक बस जो है वो अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है, तो ये दोस्तों न्यूटन की गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम प्रथम नियम के, न्यूटन के प्रथम नियम के एग्जाम्पल कुछ और आपको बता देते हैं जो एग्जाम में हूबहू पूछे गए हैं। तो ये है दोस्तों, पहला है चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुकना। ठीक है, मतलब जैसे आप बस में खड़े हैं और बस अचानक चल देती है तो आप पीछे की ओर गिर जाएंगे, ये पहला ऑप्शन है। पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन में ही पूछ दिया गया है। और दूसरा है चलती हुई बस। ठीक है, अगर चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाए तो बस में बैठा यात्री वो दोस्तों आगे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है, दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है,
और दरी को छड़ी से पीटने पर धूल के कणों का निकलना या उड़ना दोस्तों, ये किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। और पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, एक गिलास के ऊपर पेपर रखा है और उसके ऊपर सिक्का रख दिया जाता है, ठीक है। तो पेपर को खींचने के बाद सिक्का गिलास में गिर जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जांपल है दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम का, ठीक है। और एक और एग्जांपल है दोस्तों, कांच में पत्थर मारने से कांच फूट जाता है लेकिन गोली से मारने पर उसमें छेद हो जाता है, ठीक है। ये भी दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम में दोस्तों आपको हूबहू ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव से तट की ओर कूदता है तो नाव, ठीक है, ऑप्शन है नाव तट से दूर चली जाएगी, बी है स्थिर रहेगी, सी है तट की ओर चलेगी, और डी है डूब जाएगी, ठीक है। तो नाव तट से दूर चली जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे आप नदी के किनारे नाव खड़ी है और उस पे से आप कूदते हैं तो नाव हल्का सा पीछे की ओर जाएगी, ठीक है। किस नियम के कारण होता है? तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा ये है भार, आयतन, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रतिबल बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। प्रतिबल का होता है, प्रतिबल का सूत्र है क्या है दोस्तों? तो बल अपान क्षेत्रफल, ठीक है। फोर्स अपान एरिया, ये दोस्तों प्रतिबल का सूत्र है। तो ये किस पर निर्भर करता है? एक तो क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, और दूसरा बल पर निर्भर कर रहा है। तो बल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल पर ऑप्शन ऐसा हमारा डी हो जाएगा, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक वस्तु को दोनों तरफ से पकड़कर खींचा जाए तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उस पर लागू बल को खिंचाव बल कहते हैं, आंसर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और आवेग, घर्षण, संवेग, और ऑप्शन हमारा डी है खिंचाव, ठीक है। तो आंसर हमारा डी होगा। मतलब किसी भी वस्तु को आप दो तरफ से पकड़ के खींचते हैं तो उस वस्तु पे कौन सा बल लगेगा? तो उस वस्तु पे खिंचाव बल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन हमारा एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, ठीक है। सी है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, और डी है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें उसकी गति में परिवर्तन होगा, उसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा, ठीक है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन जब उस पर बल लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कोई कारण ही नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बस नहीं पूछ के क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया है, ठीक है। आप क्वेश्चन में थोड़ा नहीं पूछ के, प्रभाव नहीं है, इस नहीं पूछ के इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बना दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सामान्य बल, ठीक है। किसी भी सामान्य दिशा में, मतलब किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाया गया बल सामान्य बल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सभी बल में होता है, ठीक है। ऑप्शन है परिणाम और दिशा, घनत्व, दिशा और परिणाम, ठीक है। तो सभी बल में होता है परिणाम और दिशा, ठीक है। परिणाम और दिशा ये दोस्तों क्या है? सदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि है तो बल सदिश राशि है तो उसमें परिणाम और दिशा दोनों निहित होंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन का तात्पर्य वहीं से था कि सभी बल में होता है तो परिणाम और दिशा दोनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा, ठीक है दोस्तों। जब मतलब कोई किसी भी वस्तु या पिंड पर जब दो समान बल विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो प्रयुक्त होने वाला कुल बल शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई विस्थापन होगा, ना ही कोई गति होगी, ना उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयुक्त कुल बल क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, शून्य, ठीक है। समान किसी भी पिंड पर दो समान और विपरीत दिशा में बल प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो प्रयुक्त बल है वो शून्य है, ठीक है। शून्य किस लिए है कि ना ही उसमें विस्थापन होगा, ना ही उसकी दिशा में कोई परिवर्तन होगा, और ना ही उसकी कोई गति में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो
जो प्रयुक्त बल है वो क्या होगा, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो किसके कारण रुक जाएगी, ठीक है। मतलब यदि कोई वस्तु को, जैसे आप गेंद है, ठीक है, उसको आप मतलब कुछ दूरी पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो गेंद कुछ दूरी जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो किसके कारण रुक जाती है, जबकि उस पर ना कोई बल प्रयुक्त हो रहा है, ना ही कोई दिशा प्रयुक्त हो रही है, मतलब उस पर कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा बल प्रयुक्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गेंद रुक जा रही है। तो किस कारण रुक रही है, तो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा आवेग, तनाव, घर्षण और गति, ठीक है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण। मतलब कोई भी वस्तु घर्षण के कारण रुक जाता है, मतलब घर्षण किसी भी वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। घर्षण बल, घर्षण भी एक प्रकार का बल है जो वस्तु के विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बल की दिशा के लंबवत, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है बल की दिशा के किसी कोण पर, तीसरा है बल की दिशा में, और चौथा है बल की दिशा के विपरीत, ठीक है। तो घर्षण बल हमने अभी बताया दोस्तों, तो घर्षण एक प्रकार का बल है जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है कि घर्षण बल को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। और स्नेहक के रूप में दोस्तों जैसे तेल हो गया, मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, इन सब का प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर किसी भी चीज़ में घर्षण कम करना है तो ये उसमें स्नेहक के रूप में इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और स्नेहक दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और अर्ध ठोस, ठीक है। ये कई प्रकार के स्नेहक होते हैं, तो उस पर जब हम आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और दोस्तों ग्रेफाइट भी एक प्रकार का स्नेहक है, ठीक है। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पेंसिल में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है ग्रेफाइट का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किस नियम द्वारा समझा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है, हमने पहले बताया था, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। और मतलब यहाँ पे दोस्तों आपको देखना, मतलब यहाँ पे दोस्तों जो रॉकेट का उड़ना है, ठीक है, ये संवेग संरक्षण के नियम पर तो आधारित है, ठीक है, लेकिन इसमें गति के तीसरे नियम को भी देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा संवेग संरक्षण का नियम, गति का तीसरा नियम नहीं जिसमें दिया हुआ है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, संवेग संरक्षण का नियम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा विस्थापन के, बल के, स्थितिज ऊर्जा के और दाब के, ठीक है। तो यहाँ पे जो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो बल के समानुपाती होता है, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। जो त्वरण है, संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो आप इसका फार्मूला देखते होंगे बल का, F=ma, ठीक है। तो ए जो है क्या है दोस्तों, त्वरण है, और त्वरण को संवेग परिवर्तन की दर कहते हैं, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती क्या होगा, बल होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, गति का नियम वेग और किसके बीच संबंध बताता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा स्थिति, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा स्थिति। तो गति का तीसरा नियम दोस्तों स्थिति और वेग के बीच संबंध बताता है, ठीक है। वहीं दूसरा न्यूटन जो गति का दूसरा नियम है दोस्तों, ये दोस्तों स्थिति और समय, ठीक है। यहाँ पे जब हम देखते हैं दोस्तों S=ut+12 ठीक है, ut+12 तो ये दोस्तों जो स्थिति है, ठीक है, यस, उसको विस्थापन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसमें जो समय है उसको यह दर्शाता है, ठीक है, उसके बीच संबंध को दर्शाता है। और प्रथम नियम जो गति का प्रथम नियम है, ये दोस्तों वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। v=u+at या gt, ये दोस्तों वेग हो गया, ठीक है, और इसमें जो समय है उसको ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये दोस्तों आज का सीरीज हो गया ये जो है, ठीक है। और इसके बाद हम इस चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे गए हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। हम चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। और
ये दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो न्यूमेरिकल से संबंधित होगा, ठीक है। इस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं उसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों अगर बस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तभी आप एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है आज का। जब किसी बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण होगा, ऑप्शन है 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब भी आप किसी बल को विपरीत दिशा में लगाते हैं, ठीक है, जब भी किसी बल को आप दो दिशाओं में लगाते हैं, ठीक है, तो उनके बीच जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। जब भी आप, ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्वेश्चन आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट होता है तभी आप उसको कमेंट में कीजिए, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सीरीज था।